बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हम कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करेंगे, जो कि नॉर्मलाइजेशन का आखिरी स्टेप है। और इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका हूं कि ये चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने तमाम टॉपिक्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है एनॉमलीज। एनॉमलीज क्या होती हैं और ये कैसे हमारे टेबल में आती हैं, इनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, इनको हमने कैसे रिमूव करना है। चूंकि एनॉमलीज को हम रिमूव कर देंगे तो हमारा टेबल हायर नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इससे पहले हम 3 स्टेप्स परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। देखते हैं जी एनॉमलीज क्या होती हैं। एनॉमलीज जिन्हें हम एरर्स भी कहते हैं, ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे टेबल में मौजूद होती हैं। एनॉमलीज एरर्स हैं या वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। आमतौर पे ये प्रॉब्लम्स डेटा रिडंडेंसी या रिडंडेंट ऑफ डेटा की वजह से, यानी डेटा का बार बार टेबल में रिपीट होना, इस वजह से आती हैं। एनॉमलीज या प्रॉब्लम्स या एरर्स आपके टेबल में रिडंडेंट डेटा की वजह से आती हैं, या वो टेबल जिसमें रिडंडेंट डेटा मौजूद होगा, डेटा की रेपिटेशन मौजूद होगी, तो उस वजह से आप उस टेबल के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। इन एनॉमलीज को अपडेट एनॉमलीज भी कहा जाता है। और इस अपडेट एनॉमली को या अपडेट एनॉमलीज को फर्दर 3 तरह के एनॉमलीज में तकसीम कर दिया जाता है। यानी अपडेट एनॉमलीज को फर्दर 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। पहली है इंसर्शन एनॉमली, दूसरी है डिलीशन एनॉमलीज और तीसरी है मॉडिफिकेशन एनॉमलीज। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिडंडेंट डेटा किस तरह से टेबल में मौजूद होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि टेबल में डेटा रिडंडेंसी है, जिससे कि ये एनॉमलीज टेबल में आ सकती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि ये टेबल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने स्टाफ के बारे में मुकम्मल मालूमात स्टोर की हुई है। आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर जिसका नाम स्टाफ है, इसमें स्टाफ नंबर का एट्रीब्यूट मौजूद है, स्टाफ नेम का एट्रीब्यूट है, पोजीशन, सैलरी और ब्रांच नंबर, ये तमाम एट्रीब्यूट्स इसमें मौजूद हैं, जिसमें स्टाफ से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। पहले रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो इसमें स्टाफ नंबर है SL21, इसका नाम है नासिर अली, ये मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा है, इसकी सैलरी 30,000 है और ये ब्रांच नंबर B005 पे मौजूद है। वहाँ पे इसकी इस वक्त ड्यूटी है, वहाँ पे इसको अपॉइंट किया गया। अब अगर हम ये देखना चाहें कि ब्रांच नंबर B005 ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो दूसरा टेबल हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है ब्रांच। इसमें तमाम ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पे ब्रांच नंबर की सूरत में लिखी हुई हैं, उन तमाम ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय के बारे में देखना चाहें कि वो एम्प्लॉय जिस ब्रांच में काम कर रहा है उसका एड्रेस क्या है, तो इस ब्रांच के टेबल से हम ये तमाम एड्रेस देख सकते हैं। यहाँ तक तो मामला बिल्कुल ठीक है अगर हम टेबल इस तरह से बनाए, लेकिन अगर इन्हीं 2 टेबल को मिलाकर एक टेबल बना दिया जाए, जैसे कि अब आप ये तीसरा टेबल देख रहे हैं जिसमें कि स्टाफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है और ब्रांच के बारे में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, यानी स्टाफ और ब्रांच दोनों टेबल को मिला के एक टेबल बना दिया गया। ऐसी सूरत हाल में डेटा रिडंडेंसी एग्जिस्ट कर जाती है आपके टेबल के अंदर। अब वो कैसे, यहाँ पर आप देखें तो ब्रांच के एड्रेस में इस जगह पे भी ब्रांच का एड्रेस रिपीट हो रहा है और इस जगह पे भी ब्रांच का एड्रेस रिपीट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी ब्रांच का एड्रेस रिपीट हो रहा है और यहाँ पर भी ब्रांच का एड्रेस रिपीट हो रहा है। तो जब आपके टेबल में इंफॉर्मेशन रिपीट होती है तो इसे कहा जाता है डेटा रिडंडेंसी या रिडंडेंट डेटा। अगर एक टेबल में 2 तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि टेबल में डेटा की रेपिटेशन हो जाए, जिससे टेबल में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो प्रॉब्लम्स कहलाती हैं अनोमलीज। और आम तौर पे टेबल में चेंज करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हम अपडेट अनोमलीज कहते हैं।
और वो एनॉमलीज फर्दर 3 तरह की कैटेगरीज में तकसीम हो जाती है, जिसमें से पहली कैटेगरी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो है इंसर्शन एनॉमली। ये एनॉमली उस सूरत में पैदा होती है जब आप टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन एनॉमली उस सूरत में आती है टेबल में जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने से कैसे इंसर्शन एनॉमली पैदा हो जाती है। अगर आप टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट स्टोर करते हैं, और अगर टेबल में कोई प्राइमरी की मौजूद है, उसको फिर हम नल नहीं छोड़ सकते। उसको अगर आप नल छोड़ देंगे तो उसकी वजह से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की सूरत में इंसर्शन एनॉमली आपके टेबल में पाई जाएगी। इस टेबल को ज़रा देखें। यहाँ आखिरी रिकॉर्ड में अगर हम ब्रांच की न्यू ब्रांच की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो हमने ब्रांच का नंबर और ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर दिया। अभी चूंकि इस ब्रांच के अंदर कोई मेंबर मौजूद नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि स्टाफ की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ब्लैंक है। सैलरी भी यहाँ पे कोई नहीं लिखेगी, पोजीशन भी नहीं है, स्टाफ का नंबर नेम भी नहीं है, स्टाफ का नंबर भी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि स्टाफ की इंफॉर्मेशन सारी ब्लैंक है, जबकि ब्रांच की इंफॉर्मेशन जो कि एक न्यू ब्रांच ओपन की गई उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब चूंकि स्टाफ नंबर यहाँ हमारे पास प्राइमरी की है, और प्राइमरी की को हम किसी सूरत में भी ब्लैंक या नल नहीं छोड़ सकते। अगर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में एक टॉपिक पढ़ा था, एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी ये कहती है कि आप प्राइमरी की को नल नहीं कर सकते। तो आप ये देखें कि नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की वजह से हमारे इस टेबल में इंसर्शन एनॉमली मौजूद है। हाल दो कि हमने कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की है लेकिन वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, और ख़ास तौर पे प्राइमरी की को नल छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपके टेबल में आ गई, और ये प्रॉब्लम इंसर्शन एनॉमली है। दूसरी है डिलीशन एनॉमली। ये एनॉमली उस सूरत में पैदा होती है जब आप अपने टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी ये बात बड़ी हैरानकुन होगी कि अगर टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट कर दें तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप किसी भी एक एंटिटी से मुतालिक इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हैं तो अनजाने में दूसरी एंटिटी की इंफॉर्मेशन भी टेबल से डिलीट हो जाती है। यानी अगर एक यूज़र किसी भी एक एंटिटी के मुतालिक इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है तो अनजाने में उस यूज़र से दूसरी एंटिटी की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाती है, जिससे टेबल में डिलीशन एनॉमली पाई जाती है। अब आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये किस तरह से होगा। इसी टेबल को दोबारा देखते हैं। आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि इस टेबल के अंदर 2 तरह की इंफॉर्मेशन है, स्टाफ के बारे में भी और ब्रांच के बारे में भी। अगर मैं इस टेबल से SA9 जो एम्प्लॉय है इसकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दूं, मैंने तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना था, लेकिन अगर आप इस पूरे रिकॉर्ड को और से देखें तो इसमें ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर इस रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है तो एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो। यहाँ पर आप ये वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि हमने अगर SA9 एम्प्लॉय का डेटा डिलीट किया है तो उसके साथ साथ B007 ब्रांच का डेटा भी डिलीट हो गया, जो कि किसी भी सूरत यहाँ पे सही कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम तो चाहते थे कि एम्प्लॉय का डेटा डिलीट कर दें क्योंकि एम्प्लॉय यहाँ से छोड़ के चला गया है। तो हमने तो इस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट किया, ब्रांच तो हमने बंद नहीं की, ब्रांच तो हमारी अभी भी वर्किंग में है, लेकिन उसके रिकॉर्ड डिलीट होने के साथ साथ ये ब्रांच का डेटा भी डिलीट हो गया, जिससे कि टेबल में डिलीशन एनॉमली पाई जाएगी। डिलीशन एनॉमली हमारे टेबल में एग्जिस्ट करेगी। तीसरी एनॉमली है मॉडिफिकेशन एनॉमली। मॉडिफिकेशन एनॉमली जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज करना। जब आप अपने टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को चेंज करते हैं तो उस चेंज की वजह से आपके टेबल में जो प्रॉब्लम आती है उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन एनॉमली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से होगा। अगर यूज़र किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को किसी एट्रीब्यूट में चेंज करता है किसी एंटिटी के लिए,
और वो चेंज अगर सब जगहों पे अपडेट होगी तो ही ठीक होगा, और अगर अपडेट नहीं होगी तो डेटा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर यूज़र किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को किसी भी एट्रीब्यूट में चेंज करता है तो फिर वो चेंज हमें हर रिकॉर्ड के अंदर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, एक जगह पे चेंज होगा बाकी जगहों पे चेंज नहीं होगा, तो टेबल के अंदर डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। दोबारा देखिए, अगर मैं इसी टेबल में B003 ब्रांच का एड्रेस चेंज कर दूं, अब यहाँ पर तो मैंने एड्रेस कर दिया चेंज। अगर फर्स्ट करें, एड्रेस हम चेंज कर देते हैं, यही B003 ब्रांच यहाँ भी है, यही B003 ब्रांच यहाँ भी है। इस जगह पे चेंज करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर भी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर भी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से मैंने एक जगह पे एड्रेस चेंज कर दिया और बाकी जगहों पे एड्रेस चेंज ना किया, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन अनोमली पाई जाएगी, और मॉडिफिकेशन अनोमली पाई जाने की वजह से टेबल के अंदर डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो आपने देखा कि इस टेबल में डेटा रिडंडेंसी की वजह से 3 तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो बजाय इसके कि हम एक टेबल बनाएं जिसमें 2 एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें और टेबल के अंदर डेटा रिडंडेंसी मौजूद हो, इसका हल ये होता है कि आप 2 अलग से टेबल बना दें। एक में एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करें, दूसरे में दूसरे एंटिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करें, जिससे कि डेटा रिडंडेंसी के चांसेस भी बहुत कम होंगे। और जब डेटा रिडंडेंसी ख़त्म होगी तो फिर आपके टेबल के अंदर किसी भी तरह से एनॉमलीज नहीं होंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एनॉमलीज का टॉपिक भी खत्म हुआ और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।